सारे लोग सोचते हैं कि एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। देखो ये कुछ हद तक सही बात भी है और कुछ हद तक गलत बात भी है। पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई की साइट पर तो सारे लिखते हैं कि बहुत अच्छा ही है, पर मैंने खुद यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं और लोगों के कमेंट देखे हैं कि भाई मतलब इनका रिकवरी करने का तरीका बहुत गलत है। वैसे 95% लोगों का कार्ड अप्लाई हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है एक रिक्शे वाले के पास भी बजाज का कार्ड है और एक बिजनेसमैन के पास भी बजाज का कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत हाई है कि आपको बजाज का कार्ड अप्लाई हो जाए। बट मान लो किसी कारण से आपको बजाज का कार्ड अप्लाई नहीं होता, बजाज कार्ड एक्सपोज, ये तो आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया। पर अब बात आती है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। तो देखो जो ये कार्ड है ना, इस कार्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों को ये कार्ड अच्छा भी लगता है और बहुत से लोगों को कार्ड इतना खराब लगता है कि वो भर भर के गालियां देते हैं। तो अब बात आती है कि ये कार्ड अच्छा है कि गंदा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल कंपैरिजन करूंगा, पॉजिटिव पॉइंट्स का भी, नेगेटिव पॉइंट्स का भी, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके लिए कार्ड बेनिफिशियल है कि नहीं है। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, देखो जिनको भी ये कार्ड अच्छा लगेगा तो उनको एक पूरा का पूरा अप्लाई का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो सारे लोग सोचते हैं कि एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। देखो ये कुछ हद तक सही बात भी है और कुछ हद तक गलत बात भी है। पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस कार्ड का जो नाम है ना, वो है बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड। नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड नाम नहीं है, बस लोगों ने इसका नाम नो कॉस्ट ईएमआई रख दिया। क्यों? क्योंकि बजाज ने मार्केटिंग ही कुछ इस तरीके से की है कि आपको हर चीज नो कॉस्ट पर मिल जाएगी। देखो इनकी साइट पर कंप्लीटली लिखा हुआ है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई की सर्विस नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही आता है। लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ले भी लिया, मान लीजिए मैंने ये माइक ले लिया बजाज नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड पर, ठीक है। अब मेरे को हर महीने इसकी ईएमआई भरनी है। लेट सपोज मैं इसकी ईएमआई नहीं भर पाता, तो देखो बजाज यहाँ पर ना हैवी पेनल्टी इम्पोज करता है। देखो बजाज की जगह कोई और बैंक भी होगा ना, तो वो भी यहाँ पर हैवी पेनल्टी इम्पोज करेगा। बट इसके बाद एक चीज़ ये आती है, मान लो कि आपने एक ईएमआई मिस कर दी, दो ईएमआई मिस कर दी, तीसरी ईएमआई मिस कर दी। अब देखो आप किस कैटेगरी में जाओगे, आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में जाओगे। तो इनका जो रिकवरी करने का तरीका है ना, देखो आरबीआई की साइट पर तो सारे लिखते हैं कि बहुत अच्छा ही है, पर मैंने खुद यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं और लोगों के कमेंट देखे हैं कि भाई मतलब इनका रिकवरी करने का तरीका बहुत गलत है। बाकी क्या सच्चाई है ये तो जिस पर बीतती है वही बता सकता है। बट आप ये मान के चलो कि रिकवरी करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ करते हैं। तो अपनी ईएमआई अगर आपने मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट लिया तो इसकी ईएमआई टाइम टू टाइम भरना, ताकि आपकी ऐसी नौबत ही ना आए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो ये बजाज कंपनी के एजेंट है, ये आपको कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें चिपकाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये माइक मैं दुकान से लेने गया, ठीक है। अब दुकानदार ने क्या किया, मेरे को बजाज के कार्ड पर लेना, तो दुकानदार ने बजाज का एक एम्प्लॉय बुला लिया। अब जो एम्प्लॉय आएगा, इसकी लेट सपोज कॉस्ट मान लेते हैं कि 50,000 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का माइक है, तो अब इसकी जो ईएमआई बननी चाहिए 50,000 के हिसाब से बननी चाहिए। पर वहाँ पर क्या होगा, वो एजेंट बोलेगा कि भाई इसका इंश्योरेंस भी ले लो, जो आपकी किस्त है उसके अंदर आपको 500 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि आपका 5,000 रुपये का इंश्योरेंस फालतू हो जाए। जो भी अमाउंट है मतलब वो आपको कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश करेगा। तो उसको अवॉइड करना, ये ना इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रॉस सेल कर दिया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है। देखो आज की डेट में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुकान पर जाकर शॉपिंग नहीं करते, वो ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। अब लेट सपोज कि मान लो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और मैंने बजाज का कार्ड बनवा लिया, तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने कार्ड अप्लाई किया, मेरा कार्ड बन गया, मेरी लिमिट आ गई, सारी चीज़ें होगी, पर मैं उस कार्ड को ना ऑनलाइन यूज़ नहीं कर पाऊंगा। अब आप बोलोगे भाई बहुत से लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, पूरी सच्चाई जान लो क्या चीज़ है। देखो अगर आपने कार्ड बनवा लिया ना, तो सबसे पहले उस कार्ड से ना आपको ऑफलाइन कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक बार आपने ऑफलाइन शॉपिंग कर ली, उसके बाद ना वो कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी। बट अगर आपने पहली बार बनवाया तो आपको किसी ना किसी दुकान पर जाकर उससे कुछ ना कुछ ऑफलाइन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑनलाइन के लिए एक्टिवेट होगा। अब सीधा सीधा आप ऐसा नहीं कि आपने कार्ड बनवा लिया और आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर लो, वैसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं सीधा सीधा ऑनलाइन यूज़ कर लूँगा, तो वो कार्ड मत बनवाना, धक्के के अपनी फीस पे करोगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है। अब आपको पता चल गया कि आपने कार्ड बनवाया, तो कार्ड बनवाने के बाद आपको पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन लेना पड़ेगा। अब इस ऑफलाइन लेने के अंदर भी कुछ ना कुछ कैच है। अब वो क्या कैच है, तो देखो जो भी आपका एड्रेस है, देखो जब कार्ड बनवाते टाइम आपने जो भी अपना एड्रेस डाला, आधार कार्ड का एड्रेस है, जो भी आपने एड्रेस डाला, उस एड्रेस के 40 किलोमीटर के अंदर अंदर ये कार्ड एक्टिवेट होगा। मतलब कि जो भी आपने एड्रेस डाला उसके 40 किलोमीटर के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, वहां पर आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो। 40 किलोमीटर के बाहर भी आप इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते। ये इनकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, देखो आप कार्ड अप्लाई करोगे ना, अब देखो जरूरी नहीं है ना कि हर किसी का कार्ड अप्लाई हो जाए। वैसे 95% लोगों का कार्ड अप्लाई हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा एक रिक्शे वाले के पास भी बजाज का कार्ड है और एक बिजनेसमैन के पास भी बजाज का कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत हाई है कि आपको बजाज का कार्ड अप्लाई हो जाए। बट मान लो किसी कारण से आपको बजाज का कार्ड अप्लाई नहीं होता, तो देखो जो ये बजाज है ना, ये बहुत तेज है,
यहाँ पर ये आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। अब क्या करेगा, ये आपको कुछ ना कुछ और सर्विस अवेल कर देगा। जैसे कि आपको लगेगा कि आप बजाज का कार्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ और सर्विस मिल जाएगी। दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम होगा, बजाज का कार्ड जो अप्लाई करने का इंटरफेस होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, और जो आपको कुछ ना कुछ और सर्विस मिल रही होगी वो भी सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो जो ये मेल है, ये मेरे को बजाज की तरफ से आई हुई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली एक्सपेंस कैलेंडर। कोई भी बंदा होगा वो उसको लगेगा कि ये भाई मंथली एक्सपेंस कैलेंडर है, जैसे हाउस रेंट ये वो पूरा का पूरा अपना जो मैनेज करते हैं एक्सपेंसेस, उसके लिए कोई ऐप है। बट जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर पर्सनल लोन लेने का ऑप्शन आ गया। अब बंदे को लगता है कि भाई मैं कैलेंडर के लिए बस इसको देख के तो रुक ही जाओगे, बट उनकी साइट पर ना बिल्कुल सेम होता है। आपको लगेगा कि आप कार्ड अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, बट कुछ ना कुछ और सर्विस अवेल कर दोगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था, अब अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि आप अपने मंथली एक्सपेंस कैलेंडर को आप एक्सेस कर सकते हो, बट इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा मुझे पर्सनल लोन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये भी अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें ना तो यहाँ पर लिखा भी हो अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन, बट इन्होंने कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाया कि आपको लगेगा कि भाई आप मंथली एक्सपेंस कैलेंडर ही डाउनलोड कर रहे हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा देख लेना। तो ये थे सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स बजाज कार्ड के। अब हम यहाँ पर बजाज कार्ड के पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, इन सब पॉइंट्स को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस सिंपल से यही बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी से कमेंट करना। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ जानना हो, तब भी कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलो अब हम यहाँ पर बजाज कार्ड के पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो ये बजाज का कार्ड है ये आपका ईजिली अप्लाई हो जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियो के अंदर बोला भी था कि बजाज का कार्ड मैंने एक रिक्शे वाले के पास भी देखा है और एक बिजनेसमैन के पास भी देखा है। तो यहाँ पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ये कार्ड है ये आपका ईजिली अप्लाई हो जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि जो ये बजाज का कार्ड है इसके अंदर आपको लिमिट भी अच्छी देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम लिमिट इस कार्ड के अंदर यहाँ पर 3 लाख की है, बट अगर आपको लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की भी लिमिट मिल गई तो वो भी एक अच्छी लिमिट है। बाकी लिमिट आपकी डिपेंड करेगी, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिबिल स्कोर वगैरह। आप डिटेल्स डालोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिमिट दिखा देगा। लिमिट दिखाने के बाद ही आपसे पूछेगा कि आपको इस कार्ड को बनवाना है कि नहीं बनवाना, तो वो आगे की बात है। इसको मैं पूरा का पूरा वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप बजाज कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है नो कॉस्ट EMI। देखो बजाज ने अपनी साइट पर लिखा हुआ है कि वो नो कॉस्ट EMI ऑफर करते हैं। ध्यान रखना सारी चीज़ों पर नहीं है, मोटा मोटा आपको बताऊं तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे कि आपका फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको नो कॉस्ट EMI ईजिली देखने को मिल जाएगी। बट इसका मैं एक आपको जनरल से ट्रिक बताता हूँ। आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है तो आप उस दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर जाके पूछ लेना कि नो कॉस्ट EMI मिल जाएगी। अगर वो बोल देगा इस प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट EMI है, क्या होता है ना, पीछे से लिस्ट आती है उनके पास, वो लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट है वो डालते हैं, वहाँ पर उनका पूरा का पूरा बाइफरकेट हो जाता है कि इस पर नो कॉस्ट EMI है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो दुकानदार आपको उसी टाइम बुला लेगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट पर है कि नहीं है। बट जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उन पर आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिल जाती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें नो कॉस्ट EMI पर बनवा चुका हूँ। मेरे दोस्त ने पिछले साल एक वॉशिंग मशीन भी ली थी, उसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी करके दिखाऊंगा पूरा बिल के साथ कि पूरा का पूरा नो कॉस्ट EMI कटा। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, जो भी चीज़ आपने लेनी है तो दुकान पर जाकर एक बार पूछ लेना कि उसके ऊपर नो कॉस्ट EMI है कि नहीं है। अब इसके अलावा जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है अब उनसे ही बचा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बजाज का एजेंट है वो कुछ ना कुछ चीज़ें चिपकाने की कोशिश करता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप किसी मोबाइल की दुकान पर गए और आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया, एक बजाज के एजेंट को बुलाया। अब बजाज का एजेंट आया, लेट सपोज 20,000 रुपये का मोबाइल था, और उसने बोला कि आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ेगा। तो आप उसको वहाँ पर क्लियर मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं लेना, इस पे देना है तो दे दे, नहीं देना तो रहने दे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। वो वैसे कर देगा। अगर छोड़ के जाओगे, मतलब छोड़ के जाने वाले होगे, वो कहेगा कि भाई इंश्योरेंस ले लो, तो आप दुकानदार को रिक्वेस्ट कर देना। जो दुकानदार है वो बजाज के बंदे को समझा देगा कि भाई कर दे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो उनकी आपस में ना बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो इतने टाइम से काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें चल जाती है। बट अगर फिर भी दोनों ना माने तो आप किसी और दुकान पर पता कर लेना, वहां पर आपकी बात बन जाएगी। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो बजाज की रिकवरी का तरीका है वो बहुत हार्श है। तो देखो रिकवरी का मौका ही मत आने दो ना। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसकी जो EMI है वो हमेशा टाइम से भरो। टाइम से भरोगे तो बजाज कंपनी वाले भी तंग नहीं करेंगे, बल्कि खुश हो रहे कि आपने सारी चीज़ें टाइम से भरी है। तो रिकवरी का मौका ही मत आने दो। देखो मैंने खुद 3 से 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बजाज EMI कार्ड पर लिए हैं, आज तक रिकवरी का मौका नहीं आने दिया, हमेशा EMI टाइम
से भरी है तो मेरा कार्ड भी अच्छा चल रहा है, यहाँ पर मेरे को मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली है। बट क्या होता है ना, जिनका जो लोग EMI नहीं भर पाते तो उस टाइम पर फिर सारी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर वो कंपनी गंदी लगने लग जाती है। बाकी कंप्लीटली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कार्ड को कैसे यूज़ करता है। तो चलो अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइव प्रूफ दूंगा कि कैसे मेरे दोस्त ने एक वॉशिंग मशीन ली, उससे कितनी अमाउंट की मशीन थी, कैसे उसने डाउन पेमेंट करी, EMI कैसे कटती है, फालतू के चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते। तो चलो अब उसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मेरे दोस्त ने बजाज ए कार्ड पर एक मशीन खरीदी, पूरा का पूरा बिल के साथ एक लाइव प्रूफ है। एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो देखो आपके सामने ये बिल है, यहाँ पर मेरे दोस्त ने 18,000 रुपये की यहाँ पर वॉशिंग मशीन खरीदी, 18,000 प्राइस था। देखो अब क्या हुआ, दुकानदार ने जैसे बजाज का बंदा बुलाया तो बंदे ने फटाफट अपने मतलब फ़ोन के अंदर अपने जो भी उनका बजाज का इंटरफेस होता है वहाँ पर डिटेल डाली मशीन की। तो उसका जो लोन पास हुआ वो यहाँ पर हुआ 17,760 का। उसकी जो बिल था वो कितने का था, वो था 18,000 रुपये का, लेकिन उसका जो लोन पास हुआ वो यहाँ पर हुआ 17,760 रुपये का। तो जो 240 रुपये थे वो मेरे दोस्त ने सीधा सीधा दुकानदार को दे दिए। ठीक है, अब उसका जो लोन अमाउंट पास हुआ वो यहाँ पर कितना हुआ, 17,760 का। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर महीने की इंस्टॉलमेंट बनाए तो वो यहाँ निकल के आई 888 रुपये। तो वो अपने इंटरफेस में डालते हैं, सारी चीज़ें उनके इंटरफेस से आ जाती है, वो सीधा सीधा बता देता है। तो यहाँ पर उसकी जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट आई वो यहाँ पर आई 888 रुपये की। ठीक है, तो चलो अब एक बार इसका पूरा का पूरा यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे उसने हर महीने इंस्टॉलमेंट भरी, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा प्रूफ है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो डेट है 20 अक्टूबर 2022 की। तो जिस दिन उसने मशीन खरीदी, जिस दिन उसने मशीन खरीदी ना, वहाँ पर उसने पहली जो अपनी EMI है ना 888 रुपये की, वो उसने यहाँ पर एडवांस भर दी। मतलब कि एक EMI उसने एडवांस भर दी। देखो कई लोगों के साथ क्या होता है, कई लोगों को ना यहाँ पर डाउन पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, कई लोग यहाँ पर एडवांस EMI दे देते हैं। तो वो बजाज का बंदा बता देगा कि आपकी डिटेल्स में क्या निकल गया है। तो इस केस में यहाँ पर उसने एक एडवांस EMI भर दी 888 रुपये की। ठीक है, अब उसने जो अपनी पहली EMI भरी ये तो होगी एडवांस। अब जो उसने पहली EMI भरी वो भरी 2 नवंबर को। ठीक है, अब जो 2 नवंबर को उसने अपनी EMI भरी पहली, वो कितनी भरी, 888 रुपये की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखो, 2 नवंबर को एक फीस और कटी है यहाँ पर 717 रुपये की, जो कि है कन्वीनियंस फीस। तो देखो यहाँ पर बजाज की साइड पर क्लियर लिखा हुआ है, जब भी आप अपनी पहली EMI भरोगे ना तो यहाँ पर 117 रुपये की कन्वीनियंस फीस लगती है। ठीक है, उसके अलावा जब उसने अपनी अगली EMI भरी, सेकंड EMI भरी 888 रुपये की, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगा। फिर नेक्स्ट EMI 888 की, कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट EMI 888 की, कोई भी चार्ज नहीं है। 888 ऐसे करके यहाँ पर उसने सारी की सारी EMI भर दी। और यहाँ पर आते आते उसका देखो यहाँ पर सारी EMI उसने भर दी एक एक करके, हर महीने 888 रुपये की। लास्ट EMI उसने जैसे भरी तो यहाँ पर उसका लोन क्लोज हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर कोई भी फालतू के चार्जेस नहीं कटे। बट जब अपनी EMI भरोगे, जब अपनी पहली EMI भरोगे, तब यहाँ पर आपकी 117 रुपये की फीस लगती है। तो ये था पूरा का पूरा लाइव प्रूफ आपके सामने। यहाँ पर मैंने आपको बिल पूरा अटैच करके दिखाया, एक एक चीज़ समझाई है। देखो जैसे ही उसने अपनी लास्ट EMI भर दी ना, फिर उसके बाद जो बजाज का ऐप है वहाँ पर ना NOC निकालने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये यहाँ पर NOC कि मतलब कि आप अपना लोन पूरा का पूरा क्लोज करा चुके हो। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इस बजाज कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 100% डिजिटल प्रोसेस है, मतलब पूरा का पूरा जो भी आपका जो कार्ड बनेगा वो 100% डिजिटल मिलेगा। यहाँ पर आपकी कोई भी एनुअल फीस नहीं लगेगी। देखो पहले बजाज की एनुअल फीस लगती थी 117 रुपये हर साल करते थे, पर अब वो यहाँ पर वो भी नहीं लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट अप्रूवल, मतलब कि आपका हाथों हाथ अप्रूवल हो जाएगा। देखो हम इस कार्ड को अप्लाई करें, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कार्ड है ना, ये बेसिकली 3 स्टेप के अंदर बनता है। पहला स्टेप कौन सा होता है, पहले स्टेप के अंदर बेसिकली आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है, वो डालोगे तो आपकी लिमिट दिखा देगा कि आपको इस कार्ड पर आपको इतनी लिमिट मिलेगी। देखो हर बंदे की लिमिट अलग होती है। लाइक कि मैंने अप्लाई किया तो मेरे को कुछ और लिमिट मिली, आपने अप्लाई किया तो आपको कुछ और लिमिट दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि ये लिमिट आपके लिए ठीक है तभी आप आगे प्रोसेस करना। फिर सेकंड स्टेप आता है, वहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो ये आपका कार्ड बन जाएगा, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है, उसके अंदर ये कार्ड एक्टिवेट होता है। बेसिकली उसके अंदर हमें ई-मैंडेट करना होता है। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक चीज़ और है, यहाँ पर नीचे कोई कूपन कोड आ रहा है, इसको शायद अप्लाई करना तो कर देना, बट यहाँ पर देख लेना, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। तो सिंपली यहाँ पर उसको OTP को एंटर कर देना। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपका फुल नेम ऑन पैन कार्ड पूछा गया, तो जो भी आपका नाम पैन कार्ड के ऊपर है उसे
एंटर कर देना। जैसे ही आप पैन कार्ड पर जो भी नाम है आपका वो डालोगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पर येस ऑटो फेच डिटेल का, दूसरा आएगा नो फिल डिटेल्स मैन्युअली। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। मैं बेसिकली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे, अपनी डिटेल्स में खुद से डाल देता हूँ वरना ये उठाएगा पैन कार्ड से जो भी है, तो मैं एक बार खुद वेरीफाई कर लूँगा, खुद से ही डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट जो भी मेरा नेम पैन कार्ड पर है उसको डाल दूंगा, जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी है उसे देख लेना। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, बेसिकली ऑप्शनल है बट डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप सैलरीड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो जो बेसिकली बिजनेस करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो जॉब करते हैं वो सैलरीड होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। देन यहाँ पर आपसे आपका पिन कोड पूछेगा, जहाँ पर भी आप रहते हो उसका पिन कोड डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी सिटी पूछेगी, वो डाल देना। देन नीचे दोनों चेकबॉक्स को टिक करके सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिमिट दिखा देगा। जैसे मेरे केस में इतनी लिमिट आई है, आपके केस में कुछ और लिमिट होगी, तो यहाँ पर आपको दिखा देगी ये लिमिट आई है। अगर आपको लगता है कि ये लिमिट आपके लिए ओके है तभी आप आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें इस कार्ड की फीस पे करनी है, तभी ये कार्ड हमारा मतलब एक्टिवेट होगा। तो देख लेना अगर आपको लिमिट ठीक लगती है तभी कंटिन्यू करना। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी बेसिक डिटेल्स आ गई। एक बार मैं उसे चेक कर लेता हूँ, सारी डिटेल्स ठीक है। आपको लगता है कि आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो यहाँ पर अपडेट एड्रेस का ऑप्शन है, नहीं कराना तो सिंपली यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपये, मतलब कि इस कार्ड को जो बनवाने की फीस है ना वो यहाँ पर 530 है। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी की अगर यहाँ पर 599 699 कुछ फीस आ रही है तो इसको यहाँ पर अप्लाई मत करना, क्योंकि बेसिकली ये आपका कार्ड अप्लाई नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। बट यहाँ पर लिखा है 530 रुपये, क्योंकि बजाज कार्ड की जो फीस है वो यहाँ पर 530 है। पहले 599 थी बट अब यहाँ पर 530 हो गया। तो अगर 530 ही आए तभी यहाँ पर इसको अप्लाई करना। तो देखो ऊपर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आपकी लिमिट आई है, मतलब इस कार्ड की जो लिमिट आई है वो इतनी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट, वो इतनी है। तो देखो अब लोग पूछेंगे कि भाई ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होता है, तो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, पहला प्रोडक्ट जो आप लोगे वो आपको ऑफलाइन किसी स्टोर पर लेना होगा। जब आप उसको ऑफलाइन स्टोर पर लोगे उस टाइम पर जो लिमिट होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मतलब कि तब आपको उतनी लिमिट मिलेगी। एक बार आपने कोई भी चीज़ इस पर ले ली मतलब बजाज कार्ड पर, उसके बाद आपकी लिमिट जो लिखी हुई है टोटल लोन लिमिट वो उतनी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर चूज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपको यूपीआई से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है। मैं यहाँ पर यूपीआई से पे कर देता हूँ, अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, देन पेमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मेरी पेमेंट हो गई है। पेमेंट होने के बाद अगर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरी जो कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है, बट अभी तक ये कार्ड मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर ई मैंडेट करना होता है। बेसिकली यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट अटैच करना होता है। अब बैंक अकाउंट क्यों अटैच करना होता है, लाइक मैंने कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे बनवाया तो जो मेरी ईएमआई वो ऑटोमेटिकली उस बैंक अकाउंट से कटती रहेगी। एक पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करते हैं, उसी डेट को मेरी यहाँ पर ईएमआई ऑटोमेटिकली कटती रहेगी, इसलिए हमें यहाँ पर ई मैंडेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो हमें ई मैंडेट करना है तो सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पूछा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम, तो जो भी आपका अकाउंट है उसमें जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर डाल देना। देन उस अकाउंट का आईएफएससी कोड डाल देना, देन अकाउंट नंबर डाल देना, अकाउंट टाइप देख लेना कि सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है। तो वो सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए बजाज कंपनी यहाँ पर आपके अकाउंट में 1 रुपया भेजेगी कि चेक करेगी कि आपका ये अकाउंट है, सारी चीज़ें ठीक है। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन मोड। अब रजिस्ट्रेशन मोड के अंदर यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर इसको पढ़ के आप घबरा जाओगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू मैक्सिमम अमाउंट इतना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपकी किस्त कटेगी वो मैक्सिमम जो आपके बैंक अकाउंट से वो इतनी कट सकती है। वैसे ये तो लिखा हुआ है मैक्सिमम इतनी कट सकती है, बट आपकी जो पीछे से किस्त बन के आएगी, जैसे मानो आपने कोई फ़ोन लिया, आपकी फ़ोन की किस्त हर महीने बनी 2000 रुपये की, तो यहाँ पर 2000 कटेगी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपकी इस अमाउंट से ज़्यादा आपकी किस्त नहीं बन सकती। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे आपके पास 2 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड। देखो जिसके पास डेबिट कार्ड है और डेबिट कार्ड की डिटेल्स है वही सिलेक्ट कर लेना, जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद बेसिकली यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आएगा, सिंपली मुझे वो ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही मैं ओटीपी एंटर करूँगा यहाँ पर लिखा आ गया ऑथेंटिकेशन सक्सेस, मतलब कि हमारा ई मैंडेट हो चुका है। यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा भी आ गया, मैंडेट डिटेल्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें, फुल नेम, बैंक नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आ गई है। तो हमारा जो ये कार्ड है अब ये एक्टिवेट भी हो चुका है। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम घर बैठे बैठे इस बजाज कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, आपका पूरा का पूरा
कार्ड बन गया। कार्ड बनने के बाद बजाज की एक एप्लीकेशन आती है, तो उसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी बजाज कार्ड से रिलेटेड। अगर आप किसी भी दुकान से ईएमआई बनवाते हो, जितनी भी ईएमआई की डिटेल्स है वो सारी की सारी आ जाएंगी। आपकी ईएमआई खत्म हो गई, आपको एनओसी चाहिए तो इस ऐप पे आप लॉगिन करके एनओसी भी ले सकते हो। तो मतलब जितना भी सारा का सारा काम है वो इस ऐप के ऊपर होगा। अब कार्ड हमारा पूरा का पूरा अप्लाई हो चुका है। बाकी आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।